नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो PDF है नोटिफिकेशन है मिलता रहता है। अगर आप यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाओगे टेलीग्राम के, तो वहाँ पर आपको 3000 से भी ज़्यादा जो है PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक हेलो करके और आप किस स्टेट की तैयारी कर रहे हो मैसेज करेंगे तो आप लोग को जो है वहाँ पर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर डायरेक्टली व्हाट्सएप से हमारे जो है जुड़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2025 के लिए बिल्कुल जो एकदम नया बैच है, जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बैच से जो है जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस बैच में आपको जो है क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, ठीक है। पहली बात तो एक कॉम्बो बैच है, ठीक है। थ्योरी मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर बुक का PDF मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे स्टेट के यहाँ पर जो है मैं देने वाला हूँ, ठीक है। थ्योरी बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, प्लस एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी होगा जहाँ पर सारे जो स्टूडेंट होंगे उनके वहाँ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जो है बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के ई बुक देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF देखने को मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर टेस्ट सीरीज होंगे। और यहाँ पर संडे का एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा, जहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम वो टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा, जहाँ पर आकर के हम लोग आपसे बातें करेंगे डायरेक्टली, जो जूम कॉल वाला जैसे कॉल होता है उस टाइप का, ठीक है। इसकी वैधता जो है टोटल 1 साल रहने वाली है। और अभी स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 799 में, ठीक है। 1499 ये प्राइस हो जाएगा आपका जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद से, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो इसमें आप लोग जो है जुड़ सकते हो, क्लासेज ले सकते हैं, ठीक है। कैसे जुड़ना है, बहुत सिंपल है। DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर भी आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर कोर्सेज विद टेस्ट सीरीज दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर 799 का दिखेगा। इस पर क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है, और जैसे बाय नाउ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुल के आता है। गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं और जो अपनी क्लासेस है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब क्लासेस कहाँ दिखेंगे आपको जुलाई के बाद से, तो यहाँ पर आपको परचेज सेक्शन दिखेगा, उस परचेज सेक्शन करोगे तो आपको वहाँ पर आपका टेस्ट वेस्ट जो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ जो है लाइन से मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लासेस की तरफ। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने प्यारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका प्यारा YouTube चैनल डियर गुरुजी पिछली बार के एग्जाम में, यानी कि 2024 के जो BEd एंट्रेंस एग्जाम थे, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर झंडा गाड़ा है और सबसे पहले सटीक आंसर देने के लिए भी तैयार था, चीजों को मिलाने के लिए तैयार था आपका ये परिवार। तो जिस तरीके से पिछले वर्ष के एग्जाम के लिए जिस तरीके से आपने पूरी ऊर्जावान तरीके होकर के जिस तरीके से पढ़ाई किया, जिस तरीके से अपना प्यार दिया, जिस तरीके से अपना सहयोग दिया है, उसी तरीके से एक बार फिर से इस 2025 के BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसकी तैयारी के लिए आपसे हम एक बार फिर से आकांक्षा करते हैं, एक बार फिर से ये हम चाहते हैं कि फिर से आप लोग पूरा भरपूर सहयोग दीजिए, पूरा भरपूर प्यार दिखाइए इस परिवार के लिए, जिससे हम लोग आपके प्यार के बिल्कुल मुरीद हो जाएं और आपके प्यार में ऐसे खो जाए कि आपके लिए कुछ भी कर डालने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। और हमको भी समर्पित होना पड़ेगा, आपको भी समर्पित होना पड़ेगा। दोनों के समर्पण से हम एक नया इतिहास रचेंगे, एक नए चरण, एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे जहां पर जिसको कोई विश्वास नहीं होगा। तो दोनों का समर्पण चाहिए, दोनों का सेवा भाव चाहिए, दोनों का प्रेम चाहिए और दोनों का एक बिल्कुल विश्वास भी बनना चाहिए कि मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए हैं। और इस विश्वास को लेकर के अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो एक नया इतिहास, एक नई क्रांति लाएगा डियर गुरुजी चैनल। और इसी विश्वास के साथ आइए सबसे पहले हम अपने आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड में, आज के इस मनोविज्ञान वाली चीजों को जो हम पढ़ने चल रहे हैं, वहां पर सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी बात होती है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? RTE एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आप लोग को आई होप पता भी होगा। RTE एक्ट कब 2009 के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको पूरा पूरा कब लागू हुआ, कहां लागू हुआ, सबसे पहले क्या है क्या नहीं है। अभी मुझे लगता है कि 1 मिनट दिख रहा होगा। चलिए अब दिख रहा है ना, ठीक है। RTE एक्ट 2009 के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले
है। तो यहां पर इसके बारे में फुल्ली हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को निचोड़ करके पढ़ेंगे, जिससे अगर कुछ कमियां पिछली बार रह गई हो, जिससे कोई प्रश्न अगर कुछ छूट गया मेरे प्यारे बच्चों का, मेरे प्यारे साथियों का, तो जिनके चलते उनको अफसोस नहीं करना पड़ा हो, फिलहाल अगर मान लीजिए अफसोस भी करना पड़ा होगा कि हाँ सर मेरा ये वाला गलत हो गया, तो वो वाली चीजें अब बाकी ना रह जाएं, क्योंकि व्यक्ति गलतियों से सीखता है। कहीं थोड़ी बहुत गलतियां किसी से भी हुई होंगी, तो उस गलतियां हर व्यक्ति का भी, अब मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोग को पिछले बार में कराया था, बालक की गलतियां आप लोग के पेपर में बिहार बीएड में आया हुआ था। बालक की गलतियां क्या करती है? बालक की गलतियां हमें एक सीख देती हैं। बालक की गलती एक प्रकार की सीखने के परक में होती है, वो सीखने वाली होती है, बल्कि वो गलती उसको हम मान करके उसको दंड दे, ऐसा नहीं होता है, वो सीखने के लिए होता है। तो उन चीजों को हम लोग सीखेंगे, और आज हम पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग अपने इस बेहतरीन से क्लास को शुरू करेंगे, और एक प्यारी सी लाइन को के साथ आगाज करते हैं। कहा जाता है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, मगर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जी हां मेरे साथियों, आपके लिए हम ऐसे ऐसे कंटेंट खोज के लाएंगे जो आपके एग्जाम में छपे, आपके प्रश्न को बिल्कुल सटीक सा मिले, और चीजों को हम बिल्कुल बेहतरीन से कंटेंट को तैयार करके आपको बेहतर से बेहतर खोज करके दे सकें। चलिए तो अब शुरू करते हैं आरटीई एक्ट 2009, जिसको हम अगर फुल फॉर्म की बात करें इसकी आरटीई की, तो इसको हम बोलेंगे क्या? राइट, और फॉर हो जाएगा राइट टू, और इसको हम बोलेंगे क्या? एजुकेशन। क्या बोलेंगे? राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। हम हिंदी में इसकी बात कर लें तो इसको हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। जी हां मेरे साथियों, इसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से जानिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा जाता। फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पहले ही शुरुआत से ही एक क्वेश्चन आपको दे दिया हूं कि आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे कई बार पूछा गया। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। अब हम इसके बारे में चलेंगे भैया कि इसका संबंध किससे है, अगर इसका संबंध जिससे है तो उसका विकास कैसे हुआ है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक अच्छा सा डिस्कशन करेंगे। तो आइए, आई होप कि पता चल गया होगा आरटीई एक्ट 2009 होता क्या है। आरटीई एक्ट 2009 को हम क्या कहते हैं? फुल फॉर्म में राइट टू एजुकेशन कहते हैं। हमारी जो शिक्षा जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसका अधिकार कैसे हमको मिला है, कैसे कैसे वो हमको दिया गया है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। आइए देखते हैं आरटीई एक्ट को, और भी बेहतरीन ढंग से चीजों को एकदम तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आरटीई एक्ट का संबंध की हम बात कर लें, यानी कि यहां पर अगर हम इसके बात की बात करें, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है? शिक्षा। किससे संबंध होगा भाई? शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षा अधिकार अधिनियम है, तो शिक्षा की बात कर रहा है तो शिक्षा से ही तो इसका संबंध होगा ना। और शिक्षा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्या हुआ है भैया? डेवलपमेंट हुआ है। कोई भी चीज होगी तो अगर वो चीज है तो उसका विकास होगा, या तो विकास हो या तो क्षरण होगा, दो में से एक चीज तो होना ही होना है ना। तो यहां पर इसका शिक्षा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। पहले अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, वो भी चरण वाइज हुआ है भैया। कैसे हुआ है? चरणों में हुआ है। चरण मतलब होता है कई स्टेप वाइज हुआ है। कैसे हुआ है? स्टेप वाइज हुआ है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हैज बीन कंटिन्यूड बाय स्टेप एंड स्टेप, मतलब स्टेप वाइज हमारी शिक्षा का विकास क्रमबद्ध तरीके से होता रहा। जैसे पहले के समय में होता क्या था कि हमारे लोगों को, जैसे अगर हम पुरानी माइथोलॉजी को देखें, रामायण को देखें, महाभारत को देखें, और भी कई सारी चीजों को देखें जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार है, तो वहां पर देखेंगे तो गुरुकुल जो होते थे, गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो होते थे, वहां पर
बालकों को शिक्षा दी जाती थी। ऐसा होता था गुरुकुलों के माध्यम से, अर्थात प्राचीन काल में शिक्षा, हमारी जो शिक्षा थी वो सबसे पहले कहां पर थी? प्राचीन काल की शिक्षा थी। प्राचीन काल में शिक्षा थी हमारी, कहां पर भैया? प्राचीन काल में शिक्षा थी। ये तो पहला चरण हो गया। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, प्राचीन काल से हम थोड़ा सा जो आगे और बढ़े अपनी चीजों को छोड़ते हुए, तो प्राचीन काल से कहां पर आगे भैया? प्राचीन के बाद मध्य आएगा। क्या आएगा? यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था पहुंची वो कहां पर आ गई? मध्य काल में आ गई। कहां पर आ गई? मध्य काल में आ गई। और तीसरी की हम बात करें तो मध्य काल के बाद सीधे हमको क्या मिलने वाला है? आधुनिक काल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में भी शिक्षा की व्यवस्था आप देखे होंगे मध्यकाल में, जैसे अशोक हो गए, सम्राट अशोक हो गए, ऐसे बहुत सारे जो राजा महाराजा लोग थे, उन लोगों ने भी शिक्षा का विस्तार काफी अच्छे से किया है, एजुकेशन को डेवलप किया है। और आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में आप देख ही रहे हैं, और आधुनिक काल में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहां पर है? अब संविधान के अंतर्गत उसका विकास हुआ है। कैसे हुआ है? संविधान के अंतर्गत उसका विकास हुआ है। तो आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म हमने बताया, अभी आपको जस्ट बताया कि आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और यहां पर हम अगर हिंदी की बात कर ले तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आगे चलेंगे, यहां पर आपको मैंने और बताया कि आरटीई एक्ट का फुल्ली ऑपरेशन हम लोग करने के अगर चले तो यहां पर इसका संबंध जो होता है वो किससे है? एजुकेशन से है, अर्थात शिक्षा से है। शिक्षा का क्या हुआ है? डेवलपमेंट अर्थात विकास हुआ है, और वो भी कैसे हुआ है? स्टेप वाइज हुआ है। स्टेप वाइज में कैसे? सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में, फिर मध्य काल में, फिर आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में किसके अंडर में है? संविधान के अंतर्गत उसका विकास हो रहा है। आई होप ये सबको पता होगा। चलिए हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। शिक्षा व्यवस्था हमारा संविधान के अंतर्गत चल रहा है, तो और भी चीजों को देखते हैं। देखिएगा, संविधान में शिक्षा का विकास, यानी कि अभी तक तो उसको छोड़ दीजिए, प्राचीन काल में कैसे हुआ, फिर उसके बाद मध्यकाल में कैसे हुआ। अब बात आती आधुनिक काल में हमारा संविधान के अनुसार शिक्षा का विकास कैसे हुआ है। शिक्षा का विकास कैसे हुआ? कहां पर? संविधान में शिक्षा का विकास कैसे, कहां पर भैया हुआ है शिक्षा विकास आधुनिक काल में? तो संविधान में। कहां पर? संविधान के अनुसार या संविधान में शिक्षा का विकास। संविधान में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे हम लोग। पहली टॉपिक अगर हम यहां पर और चर्चा करें तो संविधान में शिक्षा का विकास। चलिए, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार शिक्षा में विकास कैसे हुआ है। चलिए, संविधान निर्माण के समय अगर हम बात करें, जो संविधान निर्माण हुआ था, तो ये भी सबको पता होगा संविधान कब बना था, निर्माण कब हुआ था। संविधान निर्माण के समय अगर आप जीके जीएस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और संविधान कब बना था, कब लागू हुआ था, ये अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कंपटीशन से आप बहुत दूर हैं। चलिए, तो संविधान निर्माण की अगर हम बात कर लेते हैं, संविधान निर्माण के समय पर देखिएगा, संविधान निर्माण के समय पर, संविधान निर्माण के समय पर शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। किसका विषय था भैया? ये राज्य सूची का विषय था। हमारी शिक्षा व्यवस्था राज्य सूची का विषय में आता है। चलिए, तो संविधान में शिक्षा का विकास की हम बात करें, संविधान निर्माण के समय पर शिक्षा व्यवस्था हमारा राज्य सूची का विषय था। किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। चलिए, अब एक समस्या होगी भैया, राज्य की ये अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी किसका विषय है? आप देखिएगा यहीं पर एक पॉइंट बनता है, शिक्षा हमारा किसका है? शिक्षा राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो अगर राज्य की सूची का विषय है तो हर राज्य अपने मन से अलग अलग काम करेंगे, तो शिक्षा का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अर्थात हमारे पास क्या बन रही है? समस्या बन रही है। क्या बन रही है? समस्या बन रही है। समस्या कैसी बन रही है आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात कर लेते सूचियों की, तो संविधान में हमारी जो सूचियां हैं, ये पहली सूची होती है, यानी 3 सूचियां हैं जिसको हम क्या कहते हैं?
है संघ सूची, और उसके बाद हम बात करते हैं फिर दूसरी सूची का नाम क्या होता है, समवर्ती सूची, और फिर उसके बाद हम बात करें तो क्या होता है, राज्य सूची। कानून बनाने का अधिकार, कानून को फॉलो कराने का अधिकार संघ सूची के केवल और केवल किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। समवर्ती सूची में कोई अगर हम बात करते हैं कानून बनाने और सब कुछ, तो यहां पर क्या होता है, दोनों का होता है, केंद्र और राज्य दोनों का होता है। और यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, नियम को फॉलो कराने के लिए तो किसका अधिकार होता है, राज्य सूची का। लेकिन अगर किसी फैसले में कोई मतभेद आता है तो उसका सर्वोच्च जो सर्वमान्य निर्णय होगा वो किसका होगा, संघ सूची अर्थात केंद्र सरकार का निर्णय सर्वमान्य किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, जो हमारी शिक्षा राज्य जो शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय हो गई है, जिसके चलते समस्या आ गई। क्या हुआ, समस्या क्या आई, समस्या नंबर 1 की अगर हम बात करें तो शिक्षा का स्तर गिरने लगा। जब राज्य सूची में रहा, अलग अलग तरीके की शिक्षा दी जाएगी हर राज्य में, तो शिक्षा का स्तर क्या होने लगा, गिरने लगा। क्या होने लगा, शिक्षा का स्तर गिरने लगा भैया, शिक्षा का स्तर गिरने लगा। ये पहली समस्या आ गई कि शिक्षा का जो स्तर लेवल है वो डाउन होने लगा। शिक्षा का जो लेवल है वो क्या होने लगा, डाउन होने लगा। क्या होने लगा भैया, इसका जो लेवल है वो डाउन होने लगा, शिक्षा का स्तर बिल्कुल क्या होने लगा है, गिरने लगा। अच्छा, दूसरी समस्या क्या आ गई, शिक्षा के नियम प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो गए। क्या हो गए, शिक्षा के जो रूल्स हैं वो क्या हो गए, नियम जो थे वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग, नियम प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो गए। क्या हो गए, नियम जो थे वो प्रत्येक राज्य में क्या हो गए भैया, अलग अलग हो गए। ये समस्या आ गई कहां पर, ये जो शिक्षा जब राज्य सूची का विषय था तो उसमें क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा समस्या आ गई। शिक्षा राज्य में क्या था, अलग अलग था। क्या था, अलग अलग था। तो ये समस्या आ गई। एक बार फिर से देखते, संविधान में शिक्षा का विकास, चलिए अब तो सही है ना। तो शिक्षा व्यवस्था हमारा क्या था भैया, संविधान निर्माण के समय हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां पर थी, राज्य सूची का विषय था। फिर उसके बाद शिक्षा जो हमारी राज्य सूची का विषय रह गया तो समस्या आने लगी। समस्या के कई प्रकार की आई, लेकिन 2 प्रमुख समस्याएं यहां पर रही। शिक्षा का स्तर गिरने लगा, लेवल डाउन होने लगा, प्रत्येक राज्य में अलग अलग नियम थे, जिसके चलते और भी समस्या आ गई। अच्छा, जब समस्या आती है तो समाधान लेके आती है। समस्या क्या होता है, समाधान लेके आती है। हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब समस्या आई तो समस्या के समाधान हेतु, समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए अगर हम बात करें तो समस्या के समाधान के लिए आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, आयोग का गठन किया गया। अब आप सोचेंगे आयोग का गठन किया गया तो आपके मन में एक क्वेश्चन आने लगा होगा, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आयोग होगा, ये तो बताइए सर जी। जी हाँ सर जी, इंतजार करिए, वो भी बता रहे हैं। आयोग का गठन किया गया। क्यों आयोग का गठन किया गया, शिक्षा का स्तर गिरने लगा था, प्रत्येक राज्य में शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग थी, तो वहां पर शिक्षा के बारे में समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके समस्या के समाधान के लिए एक आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर क्यों भैया, क्यों आयोग का गठन किया गया, अगर आपसे पूछा जाए क्यों किया गया तो हम बात करेंगे, कह देंगे शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए। क्यों, शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए क्यों गठन किया गया आयोग का, शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए क्या किया गया, यहां पर आयोग का गठन किया गया। किसके लिए, शिक्षा का जो स्तर लगातार गिरता चला जा रहा था उसके स्तर को रोकने के लिए, गिरते स्तर को रोकने के लिए आयोग का गठन किया गया। इस बात को आगे अगर हम देखें तो शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए कौन सा आयोग सबसे पहले आया था, तो हम बात करेंगे पहला आयोग यहां पर 1948 में कौन सा आयोग आया, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग आया। कौन सा आयोग आया, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग आया। कौन सा
आयोग आया भैया? सबसे पहले याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए सबसे पहला आयोग जो आया था उसका नाम क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग है। क्या नाम है? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग है। और डॉक्टर राधाकृष्णन का आयोग कब गठित हुआ था? तो 1948 में। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? तो कौन सा आयोग? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1948 अर्थात 1948। चलिए, तो 1948 में इसको गठित किया गया। चलिए, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग को एक और नाम से बुलाया जाता है, एक क्वेश्चन और बन रहा है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। ये क्या है? इसका दूसरा नाम है। क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है विश्वविद्यालय आयोग। चलिए, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाने वाले आयोग का नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। कब आया? 1948 में। रट डालो, खोपड़ियों में बैठा लो एक एक चीज को एकदम, जिससे पेपर में कोई दिक्कत ना हो मेरे शेरनियों को, है ना। समस्या के समाधान के लिए आयोग का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? क्योंकि शिक्षा के गिरते समस्या क्या थी? शिक्षा का स्तर गिर रहा था, तो उस स्तर को रोकने के लिए पहला जो आयोग आया 1948 में, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग आया, जिसका दूसरा नाम क्या रखा गया? विश्वविद्यालय आयोग रखा गया। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए और भी चलते भी, इतने से समस्या बहुत जटिल थी, अकेले डॉक्टर राधाकृष्णन साहब नहीं कर पाते, इसलिए एक और आयोग का गठन किया कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने। उस आयोग का नाम क्या होगा? 4 साल बाद जब देखा कि अकेले भाई साहब नहीं काम कर पा रहे हैं, तो दूसरे आयोग को कहा था भैया एक और आयोग गठित कर लो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधारो। तो इसलिए 1952 में डॉक्टर, यहां पर हम बात करें कौन सा आयोग आया था? 1952 और 53 दोनों को जोड़ा जाएगा। एक मिनट मेरे साथियों, आपको बता दें 1952 और 53 को दोनों को जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है आपको मैं ये भी बता दूं। 1952 और 53 दोनों को, हो सकता है यहां पर डेट उतना एग्जैक्ट क्लियर नहीं किया गया था, इसलिए यहां पर हम बात करेंगे तो 1952 और 53 को दोनों को लेते हैं। शायद 1952 का एकदम बिल्कुल लास्ट रहा होगा और 53 की बिल्कुल शुरुआत रही जब उस टाइम आयोग का गठन किया जा रहा था, तो इसलिए दोनों को जोड़ा जाता है। 1952 और 53 में क्या किया गया था? कौन सा आयोग आया था? मुदालियर आयोग। कौन सा आयोग है? समस्या के समाधान को दूर करने के लिए क्या नाम? कौन सा आयोग आया? मुदालियर आयोग आया। कौन सा आयोग आया? मुदालियर आयोग आया भैया। चलो अब आगे हम बात करते हैं इस मुदालियर आयोग का दूसरा नाम। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम विश्वविद्यालय आयोग था, तो वो बड़े लेवल पे काम करता, छोटे लेवल पे भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए 1952-53 में केंद्र सरकार ने एक और आयोग का गठन किया शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए, जिसका नाम क्या है? मुदालियर आयोग नाम है। और मुदालियर आयोग का दूसरा नाम दे दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग नाम दिया गया। इसके हम दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम अगर है तो दूसरा नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग है। क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग है। क्या नाम है इसका? माध्यमिक शिक्षा आयोग है। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम मुदालियर आयोग। कब आया? 1952-53 में आया। क्यों आया? शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए। इतनी बातें तो अब तो कंफर्म होंगी। चलिए, अच्छा, जब ये दोनों आयोग का गठन हो गया तो आपको समोसा पकौड़ी खाने के लिए तो गवर्नमेंट ने बैठाया नहीं भैया, चलो बैठ के नाश्ता करो दिन भर, है ना। तो क्या करने के लिए बैठा? काम करने के लिए बैठाया था। भैया देखो कि शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, तो दोनों आयोगों ने मिलकर के काम किया, तो एक सुझाव दिया। दोनों ने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकालने के बाद एक सुझाव तैयार किया। और सुझाव क्या दिया? सुझाव में अगर दोनों आयोगों ने मिलकर के क्या दिया? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारी पहले क्या थी, अभी क्या है? राज्य सूची में था।
तो राज्य सूची से बाहर करना पड़ा, मतलब अब तो समवर्ती में है, पहले क्या था, राज्य सूची में था। तो इन्होंने सुझाव दिया, तो इन्हीं का अगर पूछा जाए कि शिक्षा हमारी, अब जो अभी क्वेश्चन में याद है यूपी बीएड में आया था, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस सूची में है, तो किस सूची में है आपकी हमारी शिक्षा व्यवस्था अब वर्तमान में किसमें, समवर्ती सूची में। पहले किसमें था, राज्य सूची में था। किस आयोग के द्वारा हटाया गया, किस आयोग ने हटाने का सुझाव दिया, मुलालियर आयोग और कौन सा, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने इसको हटाने का सुझाव दिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे घुमा करके पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि पढ़ने के बाद मेरे से शेरनी गलत नहीं करने वाले हैं। सुझाव क्या दिया था, सुझाव दिया था शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। क्या किया जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। क्या किया जाए भैया, समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। अभी शिक्षा व्यवस्था पहले ही, जब तक ये सुझाव नहीं, उसके पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। क्या बनाया जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। चलिए, तो ये हो गया, यानी कि इन्होंने कह दिया शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। अब भैया ऐसा इतना आसान काम तो है नहीं, जो भी चीजें अगर होती है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के चलते होता है, संवैधानिक क्रिया के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हमें कोई चीज, मतलब एक चीज हटाना है, एक चीज नया जोड़ना है, कि इसको राज्य सूची से हटाना है, समवर्ती सूची में ले जाकर के शामिल करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि संविधान में नया विषय जोड़ने के लिए, पुराने विषय को हटाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवैधानिक संशोधन कहते हैं। यानी कि जो संशोधन किया जाता है, क्या करते हैं भैया, संशोधन करते हैं। क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। अच्छा, संशोधन किया गया तो फिर शिक्षा को अब क्या करना है, समवर्ती सूची में शामिल करना है, इसीलिए संविधान में संशोधन किया गया। अच्छा, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए कौन संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन कब, किसके तहत भैया, 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को क्या कर दिया गया, 1976 के तहत शिक्षा को क्या कर दिया गया, राज्य सूची से हटाकर, क्या कर दिया गया, राज्य सूची से हटा करके, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कहां पर शामिल किया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कहां पर, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। चलिए, एक एक चीजों को हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से सब चीज बिल्कुल समझेंगे। चलिए, यहां पर कौन काम कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे सारी चीजों को जानेंगे। तो ये संविधान संशोधन हुआ, किसी भी नियम को हटाने जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए हमारी शिक्षा व्यवस्था राज्य सूची में किस संविधान संशोधन के तहत की गई, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इतनी बातें तो पता होंगी, आगे चलेंगे और भी यहां पर देखते हैं। चलिए, अब जोड़ दिया गया भैया, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। चलिए, अगर हम बात करते हैं एक चीज और यहां पर देखें, शिक्षा का उल्लेख। अगर हम बात करें शिक्षा का उल्लेख संविधान में कहां पर है, अगर हम बात करें शिक्षा का उल्लेख संविधान में, किसमें, शिक्षा का उल्लेख संविधान में कहां पर है, कहां पर, शिक्षा का उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, तो आप बता सकते हैं कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है। शिक्षा का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। कहां पर, संविधान में कहां पर, भाग 4 में। कहां पर भैया, संविधान के भाग 4 में। कहां पर, संविधान के भाग
4 में और कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद कितने में? 45 में मिलता है। क्या मिलता है? अनुच्छेद 45 में शिक्षा का पूरा वहां पर उल्लेख किया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। शिक्षा का उल्लेख संविधान में कहां मिलेगा? तो संविधान के भाग 4 के उन अनुच्छेद 45 में आपको शिक्षा का उल्लेख मिलेगा। अच्छा, शिक्षा का उल्लेख यहां पर क्या कहा गया है? भाग 4 अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है उस लाइन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा गया है यहां पर? कहां पर? भाग 4 और अनुच्छेद 1945, भाग 4 अनुच्छेद 1945 में, अनुच्छेद 45 सॉरी 1945 नहीं, अनुच्छेद 45 में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है? शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है ये हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 45 भाग 4 संविधान में क्या कहा गया है भैया? यहां पर कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के राज्यों की शिक्षा की व्यवस्था, कहां तक? 6 से 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की या बालकों की शिक्षा की व्यवस्था, ऐसा ना सोचिए कि बालिकाएं नहीं है, उसमें बालिकाएं भी होंगी। शिक्षा की व्यवस्था क्या करेगा? प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा। क्या कहा गया? शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा। क्या कहा गया? प्रत्येक राज्य शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा। प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा। ये बात कही गई कहां पर? अनुच्छेद 45 भाग 4 में संविधान के कहा गया। चलिए अब ये तो रहा भैया। अब बात आती है, ठीक है, आयोग का गठन हो गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया और वो भी किसके तहत? अनुच्छेद 45 भाग 4 कहां पर किया गया? इसका उल्लेख 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा, ये बात कही गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा भैया, वो मुदालियर आयोग से पूछा और डॉक्टर राधाकृष्णन से पूछा, उन दोनों आयोगों से, भैया ये बताओ, हम तो समवर्ती सूची में शामिल कर दिए लेकिन समस्या अभी भी है, लड़के पढ़ने ही नहीं आते हैं, तो कैसे क्या किया जाएगा? शिक्षा के सुधार हेतु क्या हो जाएगा? उसने गवर्नमेंट ने और भी बातें किया, बहुत प्रयास किया है गवर्नमेंट ने। देखिएगा, शिक्षा के सुधार के लिए बहुत सारी बातों को किया गया है, आयोग गठन हो गया। शिक्षा के सुधार के लिए क्या हुआ? यानी कि सुधार कैसे हो, ये पहला, यानी कि गवर्नमेंट ने क्वेश्चन पूछा इन लोगों से, किससे? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग और साथ ही साथ किससे? मुदालियर आयोग, दोनों आयोगों से पूछा भैया शिक्षा का सुधार कैसे हो, शिक्षा में 100% नामांकन कैसे हो, बच्चे स्कूल आते ही नहीं, नंबर नहीं लिखवाते हैं तो नामांकन कैसे होगा, ये उसके बाद। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है स्कूलों पढ़ने चले जाए तो इनमें 100% ठहराव नहीं है, भाग जाते हैं, पेट में दर्द करा रहे हैं, दादा पेट पिरा रहा है भैया, हम तुरंत सर जी घर जाएंगे, ऐसे ही से बोल के बहाना लेके दांत पिरा रहा है। पहले अब तो कम हो गया, लेकिन नहीं, पहले तो पता लगता था भैया ना, स्कूल जब आते थे पता गाँव की झाड़ी जान लीजिए स्कूल हो जाती थी। गाँव झाड़ी क्या होता था? पहले स्कूल हो जाया था, बगल स्कूल में गाँव झाड़ी छिप जाते थे, कौन सा बेल बज रहा है वही सब सुनते, छुट्टी के समय पे सात समय घर पे पहुंचते थे झाड़ी में छिप करके। तो ऐसी सब समस्याएं थी पहले, तो बहुत समस्या, लोग स्कूल आना नहीं चाहते थे भाई, ये बहुत बड़ी समस्या थी, स्कूल में नाम नहीं लिखाना चाहिए। तो शिक्षा के जगत में गवर्नमेंट ने बहुत क्रांति करी है। बताइए, आयोग बैठाया, आयोग बैठा करके उसे पूरा चर्चा किया, सुधार कैसे करें, 100% नामांकन स्कूलों में लड़कों को लाए कैसे और लड़कों को स्कूल पे लाए तो रोके कैसे, इन सब बातों के बारे में क्या किया गवर्नमेंट ने? इन दोनों आयोगों से सवाल किए। अच्छा, जब सवाल किया गया तो इन दोनों आयोगों ने कहा सर जी अब आइए हाथ खड़ा करी, मतलब हाथ खड़ा कर दी, मेरे बस की बात नहीं है, और एक आयोग बैठाओ तभी ये सब हो पाएगा, अकेले हम दोनों की बस की बात नहीं है। तो फिर क्या हो गया? एक और आयोग का गठन किया गया। क्या हुआ? यानी कि समस्या के समाधान के लिए। फिर से समस्या है, समस्या स्कूल में लड़के आ रहे तो ससुरे रुक नहीं रहे कोई लोग, तो क्या हो जाएगा? समस्या के समाधान के लिए एक और समस्या, और समस्या के समाधान हेतु क्या किया गया? कोठारी आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग आया समस्या के समाधान हेतु? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग
किसके नाम पर आया? किसके नाम पर? दौलत सिंह कोठारी के नाम पर। किसके नाम पर? दौलत सिंह कोठारी के नाम पर इस आयोग का नाम गठित किया गया, कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी आयोग कब आया था? तो अगर मैं बात कर लूं तो कब आया था भैया? कब की बात करें तो कब आया था? 1964 में। कब गठित किया गया? 1964 में इस आयोग का गठन किया गया कि स्कूल में लड़के आते नहीं है, आते हैं तो रुकते नहीं है, 100% नामांकन उसका कैसे हो, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक और आयोग गठित किया गया 1964 में, जिसका नाम कोठारी आयोग। किसके नाम पर? दौलत सिंह कोठारी आयोग के। आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आशा करता हूं कि आप बेहतर ढंग से जुड़ करके एक बार फिर से इस परिवार को एक नई ऊर्जा देंगे, एक नया उत्साह देंगे और अच्छे तरीके से जुड़ करके एक नया रिजल्ट अपना काम कायम करेंगे, पाएंगे। और चलते एक बार फिर से चीजों को बहुत जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है यहां पर एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपकी खोपड़ी में सब कुछ बैठा रहे, कोई भी चीज आपको भूले नहीं। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, कह रहा आरटीई एक्ट 2009, यानी कि इसकी हमने बात किया शुरुआत में, है ना, आपको पता भी होगा। आरटीई एक्ट 2009 फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसको कहा जाएगा। हिंदी में इसकी हम बात कर लेते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो जाएगा। आरटीई एक्ट क्या है भैया? आरटीई एक्ट का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। किससे है भैया? शिक्षा से है। और शिक्षा का क्या हुआ? धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ भैया? डेवलपमेंट हुआ, अर्थात विकास हुआ। चलिए अब विकास कैसे हुआ? स्टेप में हुआ, कई चरणों में हुआ। पहले शिक्षा व्यवस्था हमारी कहां पर? प्राचीन काल अर्थात गुरुकुलों में हुआ करती थी, मध्यकाल फिर हुआ, फिर आधुनिक काल में अर्थात संविधान के तहत। चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को हम लोग बिल्कुल पढ़ लेते हैं। चलिए देखेंगे, यहां पर कह रहा है इतना ही हो गया, आगे चलेंगे, अगली चीज को देखते हैं। यहां पर कह रहा है क्या भैया? हम देखेंगे संविधान में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। संविधान में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो संविधान निर्माण के समय हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो शिक्षा व्यवस्था कहां पर थी भैया? राज्य सूची का विषय थी। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? राज्य सूची का विषय थी। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था हमारी राज्य सूची का विषय होने के नाते समस्या आ गई, शिक्षा का लेवल जो था वो डाउन होने लगा, और उसके बाद प्रत्येक राज्य में शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग थी, तो वो आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाता था, जिसके चलते शिक्षा का स्तर ज्यादा गिरने लगा। ये इसकी समस्या के लिए एक आयोग का गठन किया गया। अच्छा, हम बात करें संविधान में कुल कितनी सूचियां होती हैं, तो कुल सूचियां कितनी होती हैं? 3 ही है। चलिए आगे यहां पर हम बात करते हैं संघ सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पे अधिकार पूर्ण रूप से किसका? कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों, और यहां पर हम बात करते हैं राज्य में राज्य की ही होती है, लेकिन अंतिम निर्णय सर्वमान्य किसका होता है? केंद्र का होता है। आगे चलेंगे, आगे थोड़ा सा और देखते हैं चीजों को। चलिए हम यहां पर कह रहे हैं समस्या के समाधान। समस्या थी कि मतलब शिक्षा का स्तर गिरने लगा, तो एक आयोग का गठन किया गया। क्यों आयोग का गठन किया गया? शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए। कौन सा आयोग आया? कौन सा आयोग आया? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग आया। कब आया? 1948 में। इसका दूसरा नाम भी दे दिया गया। क्या कहा गया? कि विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसको बुलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, फिर ये आयोग अकेले काम नहीं कर पाया। 1948 में जो आयोग आया, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, 4 साल तक अगर प्रयास किए कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, तो गवर्नमेंट ने एक और आयोग बैठाया, मुदालियर आयोग बैठाया। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम भी दे दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। मतलब दोनों बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, दोनों पे काम किया जाए। तो दोनों आयोगों ने अपना निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाल करके सुझाव दिया शिक्षा को क्या किया जाए? राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, तभी जाकर के हम शिक्षा में सुधार
कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर अब आपको पता होगा भैया संवैधानिक कार्य है, संवैधानिक कार्य में संविधान में किसी चीज को हटाने के लिए, नई चीज को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची का विषय बनाने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके कहां पर शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें और भी शिक्षा का उल्लेख कहां पर मिलता है संविधान में, तो संविधान के भाग 4 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलेगा, तो ये भी अगर आपसे प्रश्न करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 45 अनुच्छेद 45 के भाग 4 में शिक्षा का उल्लेख मिलता है। आगे चले अगर हम तो यहां पर शिक्षा का उल्लेख भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 45 में यहां पर एक बात की गई, उल्लेखनीय है बात क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा। कितने वर्ष तक के बालकों की पूछा जाता है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के। अब यहां पर अच्छा ठीक है, दोनों आयोगों ने ऐसा कह दिया, समवर्ती शिक्षा में सूची में शामिल कर दिया गया शिक्षा को। अब सरकार ने कहा एक काम करो भैया, हमने जो कहे इसे कर दिए हैं, ठीक है। अब ये बताओ शिक्षा का सुधार कैसे होगा, स्कूल में 100% 100% नामांकन कैसे हो, स्कूल में 100% बच्चों का ठहराव कैसे आए, इसके लिए अब इनसे प्रश्न पूछा गया। तो ये दोनों आयोग के अभी एक आध और आयोग की जरूरत पड़ जाएगी और समस्या बहुत जटिल है, इतना सुधारना आसान नहीं है। इसलिए एक और समस्या के समाधान हेतु एक और आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है कोठारी आयोग, अर्थात दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, शिक्षा के समाधान सुधार के लिए 1964 में किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि ये वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी और एक बार फिर से हम लोग झंडा गाड़ेंगे 2025 के भी एग्जाम में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए, अपना बिल्कुल साथ बनाए रखिएगा। और एक चीज और, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, ओवर कॉन्फिडेंस में रहिएगा, विश्वास जरूर बना के रखिए रहिएगा, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, रहना जरा सफल के बेचने वाला हवा भी बेच देता है गुब्बारे में डालकर। दोस्तों, रहना जरा सफल के बेचने वाला हवा भी बेच देता है गुब्बारे में डालकर। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोकों में फैला है पानी ही पानी, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। तीनों लोकों में फैला है पानी ही पानी, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। जीना है तो फूलों की तरह मत जीना, जीना है तो फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे उस दिन टूट कर बिखर जाओगे, जिस दिन खिलोगे उस दिन टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो एक पत्थर की तरह जीना, जीना है तो एक पत्थर की तरह जीना। जिस दिन तरह से जाओगे उस दिन भगवान बन जाओगे, जिस दिन तरह से जाओगे उस दिन भगवान बन जाओगे। बस थोड़ा सा चोट खाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा दर्द सहने की जरूरत होगी, बाकी चमकेंगे तो एक हीरे की तरह। बस आपको मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही।